Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the daily news analysis. आज हम डिस्कस करेंगे the current affairs articles from the Hindu and the Indian Express newspaper. So आइए शुरू करते हैं. So आज का जो डेट है 1st February 2025, we see it's a very important day because there are two important incidents that we're going to discuss regarding to this date. The first one is द इंडियन कोस्ट गार्ड डे. तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? इट्स ऑन द 1st of February. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोस्ट गार्ड एंड नेवी? क्या इसमें अंतर है? बिल्कुल अंतर है. तो कोस्ट गार्ड जो है इट इज बेसिकली इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, इट इज विद रिगार्ड टू मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी. जैसे कि लैंड में यू हैव द पुलिस फोर्सेस, राइट? वैसे ही पानी में यू हैव द इंडियन कोस्ट गार्ड. According to the Comptroller and Auditor General report, it is said कि दुनिया में इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है इट इज रैंकिंग फोर्थ लार्जेस्ट हमारा कोस्ट गार्ड है. ओके, एंड ये कोस्ट गार्ड नेसेसरी ऑपरेशंस देखता है. वैसे स्मगलिंग अगर हो रहा है, एनी इलीगल एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन आवर कोस्टल वाटर्स, जो ऐसे हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि जैसे इंडिया के बॉर्डर्स की बात करें, फ्रॉम आवर बॉर्डर्स टू वाटर्स, जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस हम कहते हैं, एक नॉटिकल माइल इज अबाउट 1.8 किलोमीटर. ठीक है, तो ऐसे 200 नॉटिकल माइल के दूरी पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज या अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये कोस्ट गार्ड्स इंपॉर्टेंट है. नेवी अपने, जैसे अगर नेवी की बात करें, दे टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ द सीज. इफ यू टॉक अबाउट अगर अग्रेशन है, टेररिज्म है, और इफ यू टॉक अबाउट विद रिगार्ड टू एनी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में इंडिया के तरफ अगर हम बात करें, वी हैव द मिलिट्री फोर्सेस लाइक द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स दैट आर ऑपरेशनल. एंड जो नेवी है इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स, बट जो कोस्ट गार्ड्स है इट विल ओनली ऑपरेट इन कोस्टल वाटर्स. सो आई होप दिस इज क्लियर. बोथ ऑफ दीज बॉडीज दे वर्क अंडर देयर रिस्पेक्टिव एक्ट. जैसे कि नेवी वर्क्स अंडर द नेवल एक्ट, व्हेयरएज कोस्टल गार्ड वर्क्स अंडर द कोस्टल एक्ट. सो ऐसे दो बॉडीज अलग हैं, और आज का जो दिन है इट इज कॉल्ड एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी व्हेन इज इंडियन नेवी डे in the comment box, because that also happened very recently. Now let's understand the second issue that is important for today, and that is the budget 2025. तो आज जो 1st February है, it is the day when we have the budget being presented in the parliament. And who presents the budget? It is our finance minister, that is Nirmala Sitharaman. तो ये जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट रखते हैं, और बजट जो है एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्ले करता है इन द होल ऑफ इंडिया. व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, सो सिग्निफिकेंट? व्हाई इज एवरीबडी टॉकिंग अबाउट द बजट? The reason being, budget decides about how much the government is going to charge you and me. राइट जो टैक्सेस की बात करें, जो रेवेन्यूज की बात करें, ये सब गवर्नमेंट इस दिन डिसाइड करता है, एंड इट इज बेसिकली टेबल्ड ऑन द पार्लियामेंट. तो इसीलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट डे होता है बिजनेसेस के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, बिकॉज इस टाइम में पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने किस जगह कौन सा टैक्स दिया है, कम किया है या बंद किया है, ये सब हमको इस दिन पता चलता है. सो द budget has been placed, as we know, but with regard to the discussion of the budget, we will analyze and do it properly. जैसे कि we just see that the budget has recently been just released, right? तो उसको analyze करेंगे हम, and we will also give you what are the important points that you have to study, and that will be covered in our Monday's discussion, right? So the whole discussion of the budget that has been recently just disclosed at 11 a.m. we're going to give you पूरे जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जब एनालाइज करके ये आएगा न्यूज़पेपर में, we are going to be discussing that in the Monday's newspaper, because आज के न्यूज़पेपर में बजट के बारे में यहाँ पे ऑफ कोर्स डिस्क्लोजर ये कुछ बताया नहीं है, बट वी हैव अनदर डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में कवर किया है, एंड दैट इज
economic survey. So we're going to see in detail about the economic survey which is released एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले, यानी कि 31 जनवरी, यानी कल के दिन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया था। तो उसके बारे में जो डिस्कशन है ये हम आज करेंगे टू डिस्कस कि व्हाट वाज सेड और व्हाट इज रिटन इन द इकोनॉमिक सर्वे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। दोनों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में विस्तार में चर्चा की है। सो वी गोइंग टू सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम, ये सब हम देखेंगे। सो फर्स्टली दिस इज एन एक्सप्लेनर दैट इज गिवन इन द इंडियन एक्सप्रेस सेइंग दैट व्हाट द सर्वे सेज एंड की टेकअवेज फ्रॉम गवर्नमेंट्स रिपोर्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे ये जो आर्टिकल है इसके बारे में। सो बिफोर दैट यू शुड नो सम बेसिक्स about economic survey। तो economic survey की बात की है, this is like a document, right? A document which tells us about what? The economic performance of the country। तो हमारे पिछले साल में हमने कैसा परफॉर्म किया है, हमारी कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया है, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव लेके आए हैं, ये सब इस डॉक्यूमेंट में डिस्कस करते हैं। ये दो पार्ट्स में डिस्कस होता है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। Okay, we're going to see what is written in part A, what is written in part B, but who prepares this document? कौन डिसाइड करता है ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? That is a separate division in the government that is called as the Department of Economic Affairs। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। सो यू हैव योर फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, मिनिस्ट्री, इसके अंदर एक बॉडी है दैट इज the Department of Economic Affairs, and in under this particular Department of Economic Affairs is who prepares this particular economic survey। ये Department of Economic Survey को हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर बट द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA। Okay, the chief economic advisor। Now you have to know, because we know that finance minister तो हमको पता है। Who is the chief economic advisor? The chief economic advisor is V. Anant Nageshwaran। V. Anant Nageshwaran। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। एंड कमिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, एज आई सेड कि ये बताता है आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है एंड ऑल ऑफ दैट। बट इज इट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को लेके आना है? द आंसर इज नो। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसका जिक्र नहीं किया है। व्हेयरएज बजट की बात करें, जो मैंने बताया है आज के दिन रिलीज हुआ है 1 फरवरी को, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS करके नाम के। सो वी डोंट हैव बजट बट वी से इट एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो है आर्टिकल 112 के अंदर आता है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया है कि बजट गवर्नमेंट लेके आएगी, फाइनेंस मिनिस्टर्स को टेबल करेगी, ये सब बताया है। बट इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया नहीं है। But it is a very important document because we know about our economy, we know about the country's performance. So this is basically telling you in two parts. Part A में बताता है कि हमारे economic trends, challenges and policy recommendations, यानी कि it is not only telling you how has been the performance, what has been the trend, GDP कितना बढ़ा है, कम हुआ है, inflation, ये सब। इसके अलावा भी this is basically also telling us what are the problems in our own economy। तो ये पूरा economy को review कर रहा है। Right, and apart from that it is also telling what should we do, what are the recommendations that can be taken to give our economy a better boost। इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या steps उठाने चाहिए ये भी recommend करता है। So it's like a document in itself, and the second part gives you a more detailed analysis of various sectors of the Indian economy। जैसे कि agriculture की बात करें, health की बात करें, services, all of these industries, all of these sectors are basically analyzed in the second part of the document।
तो ये पहली बार कब रिलीज हुआ था? दिस वॉज रिलीज्ड इन 1950-51। तो इस ईयर में 1950 में वी डिस्कस द इकोनॉमिक सर्वे एंड इट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, यानी साथ में आते थे यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ओके, बट इन 1964 ये दोनों अलग अलग आने लगे, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पहले दिन आने लगा एंड देन द फॉलोइंग डे यू हैड the budget that was released. Clear? So this is when they both were separated and it was released on 31st January and the budget was released on the 1st of February. So this is about the general basics to understand economic survey क्या है। अभी economic survey में क्या क्या points important है, क्या क्या discuss किया है, इसका मैंने एक short में point दिया है, so you can have a look and you can see what has been the performance of the country so far. तो अगर हम GDP growth की बात करें, इट इज प्रोजेक्टेड एट 6.4%, ये हमारा प्रोजेक्शन है एंड अगले साल के लिए हम देखते हैं 6.3 एंड 6.8 के बीच में इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। क्लियर? इसके अलावा वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सेक्टर वाइज ट्रेंड्स, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें, परफॉर्मेंस इसका ज्यादा है, अबव ट्रेंड लेवल्स, वेयर एज यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री रिकवर कर रही है बिकॉज वी नो कोविड के बाद इट हैड अ स्लम्प, थोड़ा लो पे जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे हमने रिकवर किया है। इसका अलावा सर्विसेज भी हमने स्टेबलाइज किया है। हियर इट इज एसेंशियल टू नो जीडीपी जो है हमारा मैक्सिमम कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? सर्विसेज। सर्विसेज से हमको ज्यादा जीडीपी आता है। Whereas if you talk about employment, which is the sector that contributes more to the employment, कहाँ हमारा मेजर पॉपुलेशन जो कर रहा है, इट इज इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। सो खेती बाड़ी में हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ पे निर्भर है एग्रीकल्चर पे। Whereas if you talk about the money that is incoming, the GDP growth, that is more visible in services sector। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में भी कहा है, यानी कि प्राइस राइज, ओके, महंगाई ये रिड्यूस की गई है, इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग की बात करें, एनपीएस का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो लोन्स लेके वापस से देते नहीं है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ नीरव मोदी, राइट? सो जैसे कि पीपल आर ऑल्सो टेकिंग लोन्स या स्कैम करके लेते हैं पर उसको वापस नहीं देते, सो देन दे टर्न into non-performing assets. These loans then turn into non-performing assets. तो ऐसे कहा है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो पहले non-performing assets हुआ करते थे ये कम हुआ है, यानी कि अभी लोग लोन वापस से दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, चुका रहे हैं। So that is why it is saying it has dropped. It's a good significance, it's a good sign. इंश्योरेंस मार्केट की बात की है, ये मार्केट ग्रो हो रहा है 7.7% से। हमारा एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो इन्वेस्ट करती है, इसको हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम टू 17.9%। नाउ अ क्वेश्चन टू यू, व्हिच इज द कंट्री दैट गिव्स मोर एफडीआई इनटू इंडिया? आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन से कंट्री सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है एफडीआई इनटू इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, यानी कि हम दूसरे कंट्री में कितना एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, दैट ग्रू टू 6%, यानी कि बड़ा है विद रिगार्ड टू हाउ मच वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना हमारा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है हॉस्पिटल्स, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, ओके, लाइक हॉस्पिटल्स, रोड्स, इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इफ यू टॉक अबाउट दैट, यस द गवर्नमेंट हैज इट इंक्रीज और डिक्रीज? इट हैज इंक्रीज 38.8%, विच इज अ गुड साइन, विच टेल्स कि हमारा गवर्नमेंट जो है कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में, बाय क्रिएटिंग नंबर ऑफ पब्लिक एसेट्स। ओके, सो दैट इज टॉकिंग अबाउट अ गुड साइन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर।
Whereas we also see industrial growth भी दिखाई दे रहा है 6%, 6.2% in various sectors जैसे कि स्टील प्रोडक्शन और सब में यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, we are seeing a positive rise with regard to how much these sectors are contributing. So all of these good things are mentioned in which document? It is mentioned in economic survey. Now this is a very voluminous आर्टिकल डॉक्यूमेंट, तो बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है. तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमने डिस्कस किया है. सो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू डोंट हैव टू रीड इट फॉर योरसेल्फ. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. देन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो पिछले दिन आया था यानी 31 जैन को आया था, इसके बारे में न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. सो उसको हमने विस्तार से जो जो इंपॉर्टेंट है वी हैव डिस्कस दिस इन ब्रीफ. Now let's see the next article of the day, and this is with regard to Ramsar Convention. Ramsar Convention या Ramsar sites ये आपने सुना होगा पहले. Let's discuss what exactly has been said in this. तो यहाँ पे बताया गया है 2 और बर्ड सेंचुरीज यहाँ पे तमिलनाडु में ऐड की गई है. And in fact, not only 2 new sites, India gets 4 new sites. Okay, तो 2 साइट तो तमिलनाडु में है ही. Also we have 2 more sites. One is in Sikkim and the second one is in Jharkhand. तो जो सिक्किम वाला है यहाँ पे नाम दिया गया है केचियोपालरी वेटलैंड है, एंड इन झारखंड वी हैव द उधवा लेक दैट इज इन झारखंड. और जो तमिलनाडु से जो 2 साइट्स हैं उसके नाम क्या है? दैट इज सकारा कोटाई एंड द सेकंड वन इज तेरतंगल. ओके, सो दीज आर सम नेम्स दैट यू हैव टू जस्ट हैव अ लुक विद रिगार्ड टू द रामसार साइट्स. अभी आपको बेसिक से समझाऊंगी मैं कि रामसार साइट्स क्या होता है. सो रामसार साइट, ये नाम जो है रामसार, ये कहां से आया? रामसार एक जगह का नाम है इन ईरान. ओके, सो दिस इज अ ईरानियन सिटी रामसार, एंड यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ था. कैसा अग्रीमेंट? द अग्रीमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. अब ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? Wetlands are those lands that are covered in water, okay, or which is near water, either for some part of the year or throughout the year. Okay, कौन सा भी region पानी से related है इसको हम wetland कहते हैं. So you have your ponds, you have your lakes, right? You have even some regions like wetlands near the bird sanctuaries, near your national parks. तो इस region को भी हम wetlands कहते हैं. Okay, so they can be created naturally. Like, you know, we have lakes, we have ponds, we have rivers, right? These are natural. Or they can be human made. So जैसे कि हम aquaculture के लिए fish ponds बनाते हैं, तो ये humans जो create करते हैं उसको भी हम wetlands term कर सकते हैं. So what is happening now? ये जो wetlands हैं ये deplete होते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज इसका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, इसको कोई कंजर्व नहीं कर रहा है. सो दीज वेटलैंड्स आर श्रिंकिंग इन साइज, दे आर गेटिंग लॉस्ट. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? अगर श्रिंक होंगे तो उस रीजन, उस वेटलैंड पे जो स्पीशीज निर्भर है, जैसे कि कोई बायोडाइवर्सिटी उस पर थ्राइव करती है, तो अगर ये वेटलैंड ना हो तो ये बायोडाइवर्सिटी भी लॉस्ट हो जाएगी, ये स्पीशीज जो इस पे निर्भर है ये भी लॉस्ट हो जाएगी, ये माइग्रेट करेगी. सो दैट इज द प्रॉब्लम if you don't conserve your wetlands, right? And of course environment, aesthetic value, इसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा significance है. So that is why the countries came together and they signed something known as the Ramsar Convention, because ये Ramsar इस जगह पे ये साइन हुआ था. और ये कब हुआ था? The date was 2nd February 1971. So therefore it's a very important day. कल का दिन 2nd February is celebrated as what? As National Wetland Day. Annually इसको celebrate करते हैं because ये agreement इस दिन पे साइन हुआ था. Right, so therefore we have, when is World Wetland Day? Once again 2nd February. And when was this treaty signed? In 1971 in Ramsar. Clear? So the major aim of this is to promote the sustainable use of wetlands, ताकि हम cooperate करें regionally, nationally as well as internationally. So we understood what is wetlands. Now let's understand कितने wetlands हैं which are considered Ramsar, जिनको ये टैग मिला है रामसार साइट का. इंडिया में कितने हैं? तो अभी की बात करें, as of today we have 89.
यानी कि वी हैड 85 सो फार, लेकिन अभी 4 ऐड हुए हैं, सो द टोटल इज हाउ मच? 89. ओके, इफ दे आस्क यू व्हिच इज द स्टेट इन इंडिया दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, दैट इज तमिलनाडु. ठीक है, फर्स्ट इज तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश है. सो तमिलनाडु इज एक्सेलिंग इन दिस पर्टिकुलर रामसर साइट्स. जो पहला रामसर साइट अगर पूछेंगे तो याद रख लेना कि ये चिलिका लेक जो ओडिशा में है और क्योलादियो नेशनल पार्क दैट इज इन राजस्थान, ये 2 साइट्स पहले रामसर साइट्स से सिलेक्ट हुए थे. सो इंडिया से ये 2 साइट्स सिलेक्ट हुए थे विद रिगार्ड टू द रामसर साइट्स. अगर पूछा जाए which country has the most number of Ramsar sites, it is the UK. यूनाइटेड किंगडम में we have about 175 such sites. बहुत ज़्यादा sites है. So remember UK has the most number of sites. और इंडिया की रैंक की बात की जाए then we rank 4th. Okay, so there's India, China, there is also Germany. Okay, इंडिया का रैंक यहाँ पे 4th है. So these are some important aspects that you have to know with regard to this important treaty or convention called as the Ramsar Convention. और अभी न्यूज ये है कि 4 नए साइट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं. So let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है एक इंटरेस्टिंग नेशनल न्यूज के बारे में which talks about कर्नाटका allowing terminally ill patients to die with dignity. So let's understand what do you mean by this dying with dignity. ओके, तो जैसे कि एक मूवी थी, इफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, ऋतिक रोशन की मूवी थी वेयर यू नो ही वांटेड टू डाई. आई डोंट नो द इफ द नेम इज आई थिंक गुजारिश. ओके, आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड इट, लेकिन ये मूवी जो है इट्स बेसिकली ही वांट्स टू डाई बिकॉज ही इज नॉट एक्टिव. मतलब वो जो इनके लाइफ है इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही इज more or less disabled, right? या with कुछ special ability उनकी है, so that is why he wants to you know have this mercy killing. So mercy killing, yeah, it's also called as euthanasia. What exactly does this mean? What is this die with dignity? तो जैसे we have a article right to life. What do you mean by right to life? यानी कि जो हमारा living है we should have good air, you know, good environment, good water, ताकि हम जी सके with dignity, with proper way, right? So ये citizens का एक अधिकार है जो कहाँ पे लिखा गया है? हमारे संविधान में लिखा है. कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 21, right? आर्टिकल 21 में लिखा है. So similarly, we also have another right which is given by the Supreme Court. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 21 जो है ये बहुत बड़ा राइट है. ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर एक और राइट एनकम्पस होता है, मरने का राइट, राइट टू डाई विथ डिग्निटी. सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस विद राइट टू डाई एंड अ राइट टू डाई विथ डिग्निटी. व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? राइट टू डाई का मतलब है अपनी जान खुद लेना, राइट? राइट टू डाई, खुदकुशी, यानी कि सुसाइड इज राइट टू डाई. बट our government, our Supreme Court says no, right to die is different than right to die with dignity. Right to die यानी कि suicide is not permitted in the Constitution, but right to die with dignity that is allowed in the Constitution. तो आपको ये specifically देखना होगा कि question क्या पूछता है. Right to die is not there, but right to die with dignity is there. Now what is the difference, you may ask, कि इसका अंतर क्या है? तो suicide तो allowed नहीं है, but अगर कोई कोमा में है बहुत साल, वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं हम इसको, यानी कि he or she is not in a condition or motion to get up, do any activities, वो बस बेड पे रहा है, कोमा में है, कोई साइन नहीं कर रहा, ब्लिंक नहीं कर रहा है, you know, he or she is basically reliant on a ventilator, right? तो अगर आप उस वेंटिलेटर को हटाओगे the person will die. So उसका जो एग्जिस्टेंस है इस वेंटिलेटर पे निर्भर है, आधारित है. So that in that case where the person is not able to live properly, okay, not able to move like you and me, so in that case we can think about peacefully letting the person die. इसको हम कहते हैं right to die with dignity, because ऐसे भी वो कोई
difference नहीं कर रहा, he cannot move, cannot talk, cannot eat. Okay, so all of this is creating a problem or challenge for that person as well as उनके family members को, कि रोज रोज उनको ये देखना, it is creating a mental stress for the family as well, for the loved ones of the patient, right? तो दोनों को यहाँ पे suffering कम करने के लिए the government or the Supreme Court came across with right to die with dignity, and this is very acceptable in various parts of the country. जैसे कि अभी रिसेंटली कौन से कंट्री ने अभी अलाउ किया है या ये वोटिंग किया था विद रिगार्ड टू टर्मिनली इल पेशेंट्स? यस, इट वाज यूके. तो यूके की गवर्नमेंट, दैट इज लास्ट मंथ का न्यूज है, दिसंबर का न्यूज है, दैट मीन्स ये बिल उन्होंने निकाला था अगेन टू अलाउ दिस प्रैक्टिस ऑफ यूथनेशिया. तो क्या इंडिया में ये अलाउड है? यूथनेशिया क्या इंडिया में अलाउड है? हाँ एंड ना. इसका मतलब है कि ये दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज एक्टिव यूथनेशिया एंड द नेक्स्ट वन इज पैसिव यूथनेशिया. सो इंडिया में कौन सा अलाउड है पहले मैं समझाऊंगी एंड देन यू टेल मी व्हिच वन इज अलाउड. एक्टिव यूथनेशिया में आप कुछ इलीगल या यू कैन से ड्रग्स या कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करोगे पेशेंट में ताकि वो मर जाए. दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव यूथनेशिया. पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है? द पेशेंट इज बेसिकली रिमूव फ्रॉम हिज वेंटिलेटर, यानी बस आप वेंटिलेटर का स्विच बंद करते हो एंड पीसफुली दैट पेशेंट डाइज. नाउ यू टेल मी व्हिच इज अलाउड इन इंडिया? द पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव नहीं अलाउड है, ठीक है, याद रख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड इन इंडिया वेयर यू कैन रिमूव द पर्सन ऑफ द लाइफ सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, या वेंटिलेटर की बात करें तो वो जो है पैसिव यूथनेशिया में आता है. बिकॉज अगर एक्टिव यूथनेशिया अलाउड होता, यू कैन रियलाइज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाफ ऑफ द न्यूज़पेपर वुड बी फिल्ड विद एक्टिव यूथनेशिया करके बहुत लोग मर गए, राइट? तो दिस वुड हैव बीन एन ईजियर वे to get rid of people, so obviously we cannot allow that, right? This could be illegally used as well. तो ये तो अलाउड नहीं करते हैं. पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है. तो ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्या ये कोई लॉ आया है? The answer is no. It's Supreme Court judgments जिसके हम बात करते हैं, जो इवॉल्व हुआ है और ये हमको पता है. So if you talk about health, health comes under the state subject. State list में आता है, यानी कि कौन laws बनाएगा? The state government, right? So here we see that Kerala government was the first one to implement the guidelines that were given by the Supreme Court of India, and now which is a recent state that has allowed it to do so, that is Karnataka. तो कर्नाटका अभी second state बना है. पहला state कौन सा था? Kerala. So if you discuss or if you have an understanding with regard to how have the Supreme Court judgments evolved, तो पहली अगर हम बात करें 2011 की, that is अरुणा शानबाग, ये एक नर्स थी कर्नाटका से, and basically because of rape and because of the mental trauma, यहाँ पे she was assaulted and she underwent coma for a very very long time. तो ये बहुत सालों तक she was in that vegetative state, and therefore the husband also brought about the case कि why don't we let her die with dignity rather than undergoing this whole traumatic experience because she was on the bed for a very long time. तो यहाँ पे अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे इन्होंने recognize किया yes, life sustaining treatment could be legally withheld or withdrawn from person without a decision making capacity. यानी कि अगर the person is not able to make decisions on its own, the family or the person she trusts on, जैसे कोई एक living will, उसको हम living will बोलते हैं, कि if a person is 18 years of age or older, the person can write a living will और अपनी decision with regard to life or death can be handed over to any surrogate decision makers. यानी कि अगर अब मैं अपना decision नहीं ले पाऊंगी when I am in coma or I am in a vegetative state, I can give any other person this right to decide for me. इसको बोलते हैं surrogate decision makers. तो ये living will कब होता है? 18 साल के बाद आप इसको कर सकते हो. So what happened? So in 2011 the Supreme Court realized yes,
दिस कैन बी डन बिकॉज एक्सपेंसेस अलग होते हैं, फैमिली ट्रॉमा अलग होता है, टू सी योर लव्ड वन, टू केयर फॉर देम, ऑल ऑफ दिस has to be looked after and therefore they brought about कि अगर कोई पेशेंट मेंटली फिजिकली केपेबल नहीं है डिसीजन लेना तो कोई और इसके डिसीजंस लीगली उठा सकता है. एंड सून 2018 and 2023 these two are important cases, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि yes, right to die comes under article, which article? Article 21. तो we just discussed about this. ये कौन से केस में आया था? 2018 कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एंड फाइनली it also talked about living wills. ये भी इन्होंने आइडिया दिया कि yes, living wills का जो legalization होना चाहिए. That means if you are 18 years above, you can draft a living will. आफ्टर दैट 2023 में इन्होंने पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया विद रिगार्ड टू कैसे आप लिविंग विल्स को बनाओगे एंड विड्रॉइंग लाइफ या सस्टेनिंग ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है. ये पूरा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 वाले जजमेंट में बताया था. सो इसी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करके केरला गवर्नमेंट ने लेके आए हैं उनका जो लॉ है, एंड वी हैव नाउ कर्नाटका गवर्नमेंट ऑल्सो हैज डन दैट. सो दिस इज अ वेरी गुड मूव टॉकिंग अबाउट looking forward, going forward with the times, right? So this is where we stand with regard to this. Let's proceed to the next article. अगला article है ट्राइबल्स के बारे में. नाउ व्हाट एग्जैक्टली, नाउ दिस इज नॉट अ न्यू आर्टिकल. ये जो आर्टिकल है यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो इसके बारे में हम समझते हैं. सो द आर्टिकल टॉक्स अबाउट एन इंपॉर्टेंट स्कीम कॉल्ड एज पीएम जनमन स्कीम. ये पीएम जनमन स्कीम क्या है, किसके बारे में है, समझते हैं. द पीएम जनमन स्कीम इज स्पेसिफिकली फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज. किसके लिए है? ट्राइबल कम्युनिटीज. तो कौन सी मिनिस्ट्रीज को implement करेगी? The ministry that is implementing will be tribal ministry, right? So Ministry of Tribal Affairs. ये जो स्कीम है ये 2023 में लॉन्च हुआ था, बेसिकली टू एम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटीज, टू इंश्योर कि उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशंस है, रोड है, यू नो, होम्स है, हाउसिंग है. सो ऑल ऑफ दीज अच्छी बातें आर गिवन अंडर दिस पीएम जनमन स्कीम. Now, this is specifically also targeting a very important tribal community, which is called as the particularly vulnerable tribal groups, PVTGs. PVTGs का full form क्या है? Particularly vulnerable tribal groups. ये जो particularly vulnerable tribal groups का different मतलब you can say what is the difference between normal tribal communities? The difference is ये जो groups है they are more backward than the general tribal population. तो अगर हम बात करें they are economically backward, okay, इनके पास low literacy है, they are still using older agrarian technologies. That means they are not using novel technologies. They are very backward with regard to agriculture. उनका जो population है कम हो रहा है या stagnate हो चुका है, यानी बढ़ नहीं रहा है. So they are basically reducing in size. So all of these are characteristics of a PVTG. तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज और भी बैकवर्ड है दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज के डिफरेंस में, दोज आर कॉल्ड एज PVTGs. And who recognized this? This was a commission that was set up in 1973 with the name of देबार कमीशन. तो देबार कमीशन 1973 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन उन्होंने नाम दिया था PTGs. Okay, so later on the name changed to PVTGs. So ये primitive tribal groups हैं. Now understanding this important aspect, here it's important to know that कितने PVTGs हैं इंडिया में? इंडिया में there are 75 PVTGs that are spread across 18 states and union territories of India. It is said जो अंडमान में जो tribal groups है, सभी tribal groups are coming under the PVTGs. Okay, सभी tribal groups of Andamans are under PVTGs. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा PVTGs कौन से स्टेट में है, दैट इज ओडिशा. Okay, that is Odisha. So this is something that you have to remember. Now, what is the article talking about? The article is saying कि हमको speedily, faster उसका implementation करना है, sanction देना है, because we have to give them houses under the PM Janman scheme. I told you, right? These are the benefits we are giving. तो यहाँ पे सेंटर ने कुछ steps उठाए हैं ताकि जल्द से जल्दी इनको घर के access, housing access दे under this particular scheme by doing some changes
under this particular scheme. So this is the whole article with regard to PM Janman scheme. Let us proceed to the next article. अगला article एक editorial है which is given in the Indian Express, and this article talks about a very important scheme called as Nipun Bharat scheme. तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे. The article talks about a new classroom. So what exactly is this? Recently I have discussed with you a very important education related report. याद है आपको ये report के बारे में? I discussed about ASER report. What is ASER report? Annual Status of Education report. Annual Status of Education report. और ये report किसने launch किया है? This is launched by a NGO. The NGO's name is what? प्रथम. तो ये 2005 से प्रथम जो एनजीओ है ये रिलीज करती है एक हाउसहोल्ड रूरल हाउसहोल्ड सर्वे होता है टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन स्टेटस ऑफ इंडिया, राइट. एंड इस रिपोर्ट में हमने देखा दैट वी हैव डन अ कंसिडरेबल अचीवमेंट प्रोग्रेस अंडर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. और ये इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा हुआ है? द रीजन बीइंग वी हैव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट. 2020 का ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच टॉक्स अबाउट फंक्शनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी बाय 2025, एंड इट टॉक्स अबाउट कैसे हम अपना जो करिकुलम है इसको बेटर कर सकते हैं, जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स दिए हैं, ये सब अच्छी अच्छी बातें इस पॉलिसी में बताई गई हैं. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्कीम की भी बात की थी मैंने बस इंट्रोड्यूस किया था ये स्कीम. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? निपुण भारत स्कीम. ओके, द निपुण भारत मिशन. तो ये जो निपुण भारत मिशन है ये इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं बिकॉज दिस हैज देयर टारगेट ईयर कमिंग क्लोजर, सो यू हैव टू नो अबाउट दिस स्कीम. सो द निपुण भारत स्कीम, दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021. रिमेंबर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, निपुण भारत मिशन 2021 में. क्लियर? निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी पढ़ना लिखना एज वेल एज बेसिक मैथमेटिक्स करना. इसको यहाँ पे इम्पेटस, इनको बूस्ट देने के लिए ये स्कीम आई थी. इसका मेजर टारगेट ये है कि 3 से 9 एज ग्रुप के बच्चों को इम्प्रूव रीडिंग, इम्प्रूव राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स, यानी कि मैथ्स. ये बेसिक चीजें एटलीस्ट 3 से 9 साल के बच्चों के लिए, ये उम्र के लिए होने चाहिए. क्लियर? ये मिनिस्ट्री will be implementing this. It's a Ministry of Education, right? The Ministry of Education, this goes without saying. And इसका यहाँ पे एक टारगेट ईयर भी है. तो टारगेट ईयर क्या है कि यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये जो टारगेट है अचीव करना है 2026-27 तक. So this is the target and that's why this makes a very important scheme. Clear? So this is about the scheme which is given in निपुण भारत. तो ये स्कीम के बारे में इस आर्टिकल में बताया है और आर्टिकल में ये भी बताया है कुछ एग्जाम्पल्स कैसे कुछ स्टेट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है अंडर द स्कीम. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश में जो मैथ्स सिखाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स, गाना और सब बजा के, गाना से उसको समझा के, दैट इज हाउ दे आर टीचिंग. सो हाउ टीचर्स आर यूटिलाइजिंग नॉवेल मेथड्स विद रिगार्ड टू टीचिंग इन क्लासरूम्स. इसके अलावा ओडिशा में क्या करते हैं, जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, इसको और भी थोड़ा कलरफुल बनाते हैं. कॉन्टेक्सचुअल जो टेक्स्ट बुक्स और सब है, दे आर क्रिएटिंग इट अ वेरी इंटरेस्टिंग वे सो दैट स्टूडेंट्स आर मोर इंक्लाइन टू रीडिंग. क्योंकि बच्चे जो है उनको कैसे समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से गाना सिखा के. जैसे मैं हमेशा मूवीज की बात करती हूँ या नेटफ्लिक्स, द रीसेंट एग्जाम्पल्स, एंड दैट्स हाउ यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. तो बच्चों के लिए भी ऐसा ही कुछ बहुत गवर्नमेंट्स ने किया है एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया है आज के आर्टिकल में. यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू द निपुण भारत स्कीम ये 500 पर चाइल्ड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ये एलोकेट करते हैं, ये देते हैं. 5000 देते हैं टीचर्स के लिए फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि वो अपने स्किल्स भी एनहांस कर सके. एंड इट ऑल्सो एनहांसेस और एम्पावर्स द स्टेट्स विद 10-20 lakhs फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, यानी आप चेक करो विद रिगार्ड टू द स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं. 25 lakhs to 1 crore देता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स. सो दे आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर केस वेरी वेरी सीरियसली. So this is with regard to the Nipun Bharat scheme. Let's proceed to the next and the last article of the day, which is India's tiger population rose to
30% ओवर 2 डेकेड्स। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छी चीजें कहता है कि हमारा जो टाइगर पॉपुलेशन ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 30% बड़ा है, इंक्रीज बाय 30% ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, यानी कि 20 साल में हमने कितना इंक्रीज किया है? 30% इंक्रीज किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर द रीजंस फॉर इट। कैसे हमने रिकवर किया है, कैसे हमने टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाया है, कौन सी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, ये सब अभी हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताई है। फैक्टर्स सपोर्टिंग रिकवरी, प्रोटेक्टेड एरियाज डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सस्टेन 85% ऑफ द ब्रीडिंग टाइगर पॉपुलेशन, यानी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को ऐसे मेंटेन किया है विदाउट कीपिंग एनी ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके कारण टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है। इसके अलावा कॉरिडोर्स हमने मेंटेन किए हैं ताकि वहां पे जो एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट, उसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ये ना हो, ताकि टाइगर्स को शिकार ना करे, एज वेल एज टाइगर्स ऑल्सो डोंट कम अंडर कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस। एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स के कारण, लॉस के कारण हमने टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाया है, इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। नाउ व्हाट आर दीज टाइगर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स? लेट अस क्विकली सी। तो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। कौन से रिजर्व पार्क से, कौन से रीजन से? नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। So Jim Corbett is the first tiger reserve of India. ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। एंड इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर टाइगर्स, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आया था 2005 में, एंड इट इज बेसिकली अंडर विच एक्ट? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर ये आया है। क्लियर? इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द स्टेटस, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड। सो सबसे ज्यादा कहां पे है? इंडिया में है। एंड अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा, इट इज अबाउट 3682। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड अबाउट 1000 ओनली, ठीक है, 1400 ऐसे कुछ टाइगर्स थे। अभी हमारा 2023 का डेटा है 3682। इफ यू टॉक अबाउट विच स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन, ये कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। एंड इसका जो स्टेटस है IUCN स्टेटस, यानी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नंबर्स ऑफ इट, इसको कैसे, अगर जैसे कम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं वल्नरेबल या एंडेंजर्ड, राइट? व्हेयरएज इफ दे आर सफिशिएंट वी से दैट दे आर लीस्ट कंसर्न। तो ऐसे करके IUCN 9 कैटेगरीज देता है, और टाइगर कौन से कैटेगरी में आता है? एंडेंजर्ड, यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन करना आवश्यक है, नहीं तो ये कम होते जाएंगे, इसीलिए स्टेटस देते हैं एंडेंजर्ड। और अगर और भी ज्यादा ये डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ऐसे अलग अलग स्टेटस है। सो फर्स्ट द टाइगर वाज इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट लेटर नाउ इट इज शिफ्टेड टू एंडेंजर्ड। क्लियर? सो यू शुड नो द IUCN स्टेटस। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इज द वर्ल्ड टाइगर डे? This day celebrated to promote the tiger conservation, to create awareness about this particular animal. तो ये जो है 29 जनवरी को इसको हम वर्ल्ड टाइगर डे मानते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अदर वर्ल्ड और ग्लोबल फ्रेमवर्क्स लाइक द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुआ था विद रिगार्ड टू नॉट ओनली टाइगर बट अदर सच स्पीशीज लाइक लायंस, leopards, snow leopards, right? We also have with regard to puma and jaguar, cheetah. So all of these are basically coming under. तो ऐसे 7 cats को प्रिजर्व करना, उनका पॉपुलेशन को बढ़ाने का एक अलायंस है विद अदर कंट्रीज कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एंड दिस अलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये इंडिया में है, ठीक है? हेडक्वार्टर्स इज इंडिया, दैट इज व्हाई दिस अलायंस इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे 7 कैट्स को हम यहाँ पे कंजर्व करेंगे। इस 7 में से 2 जो है इंडिया में पाया नहीं जाता, जैसे कि जैगुआर एंड पूमा। So these are the 2 cats that are not found in India, whereas the other 5 cats जैसे कि lion, tiger, leopard, snow leopard, as well as cheetah,
these are found in India. तो ये 5 तो पाते we find it, but 2 of them are not found in India. So this is the International Big Cat Alliance. तो ये था आज का न्यूज आर्टिकल्स. बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज आर्टिकल्स हमने आज देखे हैं. Don't forget to watch the next video, because in the next video I'm going to be discussing questions based on these topics. So I will see you in the next video. Thank you so much for watching.